हेलो स्टूडेंट्स, ये एलिमिनेशन का फोर्थ वीडियो है और हम इससे पहले वाले वीडियो में E1, E2 और E1C भी कंप्लीट कर चुके हैं। बस एलिमिनेशन में एक EI मैकेनिज़्म और बच जाता है, वो एक्सप्लेन करने के बाद हम क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो EI मैकेनिज़्म इसलिए रेयर है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में केवल दो ही रिएक्शंस में यूज़ होता है। फर्स्ट इज़ पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर एंड सेकेंड इज़ कोप रिएक्शन। इसके अलावा यदि सिलेबस के बाहर करें तो ये जेंथेट्स को जब हीट करते हैं तब भी EI मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में होता नहीं, इसलिए हम केवल दो ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर एंड कोप रिएक्शन। अब यदि इन रिएक्शंस में एक एक करके बात करें तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलाइसिस मीन्स सिंपल हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। हीट करने को ही हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस बोलते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, ईस्टर को हीट करना पड़ेगा और जब हम ईस्टर को हीट करते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है, देखो क्या लिखा हुआ है, एल्कीन बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। और इसका मैकेनिज्म हम जो बोल रहे हैं, इसका मैकेनिज्म है EI मैकेनिज्म, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म को स्टडी करें, स्ट्रक्चर एनालिसिस देखें तो यहाँ पर H पर रहेगा डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा प्लस क्यों रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इसका इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। ये कार्बन आगे से विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे प्लस होगा, और ये कार्बन हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा तो इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। अब यहाँ पर यदि प्लस चार्ज है तो ध्यान से देखो, ये वाला ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पर है डेल्टा माइनस। ये वाला रिच ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम मैकेनिज्म को डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। हमारा आसानी से समझने वाला तरीका क्या था, बस हमें ये मालूम चल जाए कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर तो मुझे मालूम है कि ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हम प्रोडक्ट पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं और ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि डिटेल में स्टडी करना चाहें तो स्टेप वाइज देख लेते हैं। इस ऑक्सीजन ने, इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट किया, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट किया, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो जितने भी ब्लू कलर से लिखा हूँ ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, रेड कलर से बॉन्ड रप्चरिंग होगा। अब हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म टू बॉन्ड्स, तो यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो अपने पुराने इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, कार्बन को पास करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन पर जब चार्ज आएगा तो एडजेसेंट कार्बन के अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस वाले कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को हटाने लगेगा, एक्सपेल कर देगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, माइनस इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने लगेगा। ये जो बना ये कहलाता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और यदि ऑब्जर्वेशन बेस्ड बोलें तो दिस इज 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो बॉन्ड बनता है बन जाएगा, जो बॉन्ड ब्रेक होता है ब्रेक हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नली कोई रिएजेंट तो लिया नहीं था, इंटरनल अट्रैक्शन के कारण एलिमिनेशन हुआ, टूटकर अलग हुआ, लॉस हुआ, इसलिए दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल एलिमिनेशन, EI मैकेनिज्म। और EI मैकेनिज्म में केवल दो ही बातें याद रखने की होती हैं। एक होता है ऑलवेज सिस एलिमिनेशन, मतलब यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो देखो, ये वाला अल्फा कार्बन हुआ और ये वाला कार्बन हुआ बीटा कार्बन। यदि बीटा कार्बन का H अपोजिट साइड रहेगा तो इस तरीके से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन ही नहीं पाएगा, इसलिए ऑलवेज सिस एलिमिनेशन, मतलब लिविंग ग्रुप और बीटा H सेम साइड से जाएगा। सेकेंड, हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यदि क्राउडेड बीटा H को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर प्लस आई के कारण उसका डेल्टा प्लस अमाउंट कम रहेगा, इसलिए मोर डेल्टा प्लस वाला H हटाते हैं, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं यदि एक से ज़्यादा पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे तब। क्लियर है, ये है पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। इसके सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज कोप एलिमिनेशन। कोप रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, और कोप एलिमिनेशन में एमीन एन ऑक्साइड्स आर यूज्ड। अब ये एमीन एन ऑक्साइड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये टर्शरी एमीन के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं। मतलब जब टर्शरी एमीन को
मैं ऑक्सीडेशन करूँगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एमीन एन ऑक्साइड मिलेगा, और मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करना है कोप एलिमिनेशन में। यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो टर्शरी एमीन मुझे मालूम है कैसा होता है R3N, और ऑक्सीडेशन करूं तो ये ऑक्सीडेशन होता है एल्कलाइन H2O2 से। वो एमीन वाले टॉपिक में हम स्टडी कर लेंगे। तो जो एमीन एन ऑक्साइड बनेगा उसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं ऐसे, और या तो मैं प्लस माइनस बनाकर लिखूं। तो प्लस माइनस बनाऊंगा तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस, और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस। इस तरीके से एमीन एन ऑक्साइड बनता है। अब एमीन एन ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो बनेगा एल्कीन, और जो बनेगा वो क्या लिखा, एन हाइड्रोक्सी एमीन, ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म भी क्या है, EI मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म को एक बार देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म में भी क्या होगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इस वाले H पर क्या रहेगा, डेल्टा प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, रिच है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, बॉन्ड बनेगा, ब्रेक होगा, यहाँ पर बनेगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, 3 बॉन्ड के साथ न्यूट्रल होता है, इसलिए वाला बॉन्ड नहीं बनेगा। स्टेप वाइज देख लेते हैं। जब H का बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट किया तो यहाँ का चार्ज धीरे धीरे कम होने लगा, डेल्टा माइनस आ गया, और इस H ने इलेक्ट्रॉन आगे पास किया क्योंकि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन पे माइनस आया तो एडजेसेंट कार्बन के डेल्टा प्लस की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन पास किया, और इस नाइट्रोजन का चार्ज धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक, फाइनली क्या हुआ, जो बॉन्ड ब्रेक होना था ब्रेक हो गया, जो बॉन्ड बनना था बन गया। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है मैंने ब्लू कलर से लिखा है, जो बॉन्ड रप्चरिंग है वो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ना, ये जो डॉटेड लाइन बना है ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन और एन हाइड्रोक्सी एमीन बनेगा। ये EI मैकेनिज्म है। तो हम हर टाइप के एलिमिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने E1 पढ़ लिया, हमने E2 पढ़ लिया, हमने E1CB पढ़ लिया, और हमने EI मैकेनिज्म भी पढ़ लिया। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम हम सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो यूज़ नहीं करते, रिकॉल नहीं करते। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन लेते हैं कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब कितनी इंफॉर्मेशंस यूज़ होती हैं, हमें एलिमिनेशन में कितना थ्योरी पढ़ना चाहिए, ठीक। तो ज़रा देखो, ये शॉर्ट नोट्स हैं एलिमिनेशन के, हमें बस जो लिख रहा हूँ केवल हमें यही याद रखना है। यदि हम ये याद रखेंगे तो देखना मैं बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करके बताऊँगा, इन सारे क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन से अपने आप आंसर बन जाएगा। क्लियर, स्टार्ट करें। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले किसी भी गिवन कंपाउंड में लिविंग ग्रुप पहचानना सीखना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो लिविंग ग्रुप पहचानने से अच्छा है हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखना सीख जाएं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं 3, या तो नाइट्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो हेलोजन। हम चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं, हम चाहें तो इसको ग्रुप हैविंग -I इफेक्ट भी बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से हमें पहचानना होगा। सबसे आसान पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कुछ भी यदि हम पहचान गए तो उससे अटैच्ड कार्बन को हमें लिखना पड़ेगा अल्फा, और नेक्स्ट कार्बन को मुझे लिखना पड़ेगा बीटा, और मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा से H हटाना पड़ेगा और लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा अल्फा से, और जो मैं प्रोडक्ट बना दूंगा वो प्रोडक्ट बना दूंगा मैं पाई बॉन्ड वाला एल्कीन। इस तरीके से मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूंगा। देखो मैंने यहाँ पर H और लिविंग ग्रुप सेम साइड लिखा है, ये शॉर्ट ट्रिक है, एक्चुअल डाटा मुझे मालूम है। जैसे E2 एलिमिनेशन पे आते हैं, E2 एलिमिनेशन में याद रखने लायक ये 3 बातें। पहला, एंटी एलिमिनेशन होगा, और एंटी एलिमिनेशन पहले भी डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर लेंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन कि हमें सेट जे प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है इन 99% केसेस। हमें ये भी मालूम है कि यदि बल्कि बेस होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा E2 मैकेनिज्म में और कुछ याद नहीं रखा जाता, बाकी फिर मेमोरी बेस्ड है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे देखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से कि एल्किन की स्टेबिलिटी से, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होता है। E1CB मैकेनिज्म में क्या याद रखना चाहिए, E1CB मैकेनिज्म में याद रखने की 3 बातें। पहला, E1CB मैकेनिज्म तभी होता है जब कार्बोनाइन बनने वाला बीटा पोजीशन पे स्टेबल बनता हो, और स्टेबल कब बनेगा, जब बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता हो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा तो बेस्ट फेवरेबल कंडीशन है E1CB के लिए। सेकेंड लिखा हुआ है
मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोनाइन। देखो मैंने कहीं नहीं लिखा कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना, हमने बोला है कि कार्बोनाइन कहाँ बनेगा, कार्बोनाइन एट बीटा पोजीशन बनेगा, और बीटा पोजीशन पहचानो, उस पर कार्बोनाइन बनाओ, और जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोनाइन बने उस साइड से मेजर प्रोडक्ट लिख कर आएंगे। ये E1CB में याद रखना है। EI मैकेनिज्म में केवल 2 ही रिएक्शंस में लिखना है और कहीं नहीं लिखना। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनाना, उससे एलिमिनेशन करना है, बस इतना याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट होता है E1 मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसमें जो बनता है वो बनता है कार्बोकैटाइन, एंड कार्बोकैटाइन कैन शो रीअरेंजमेंट। इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। फिर भी स्टेप तो याद रख सकते हैं, और स्टेप्स ये हैं कि कंपाउंड जो दिया रहेगा उससे हम सबसे पहले कार्बोकैटाइन बनाएंगे लीविंग ग्रुप को एक्सपेल करके। कार्बोकैटाइन को हम रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंजमेंट ऑलवेज फॉर मोर स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटाइन के बाद देखो मैंने क्या लिखा, मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाएंगे, और मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के बाद H प्लस को एक्सपेल करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? ZF प्रोडक्ट हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। केवल इतना इंफॉर्मेशन यदि हम याद रखेंगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं और इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करने की कोशिश करना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 में पहली बात तो अभी हमारे लिए ये रिएजेंट थोड़ा नया सा हो सकता है। एल्कोहलिक KOH हमने पहले स्टडी नहीं किया, लेकिन ये एल्कली है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन करता है, -HCl होगा। ये धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, अभी तो मैं इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ इसीलिए मान लेते हैं। और जो मैकेनिज्म होता है वो हमेशा हमें क्या लिखना होता है? E2 मैकेनिज्म लिखना होता है, क्योंकि E1CB है नहीं। E1 हम OH के केस में करते हैं, तो यहाँ पर E2 मैकेनिज्म ही करना है। अब E2 में सबसे पहले क्या करना है मुझे? E2 में मुझे लीविंग ग्रुप पहचानना है, और ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये रहा लीविंग ग्रुप, और कहीं तो नहीं है। अब लीविंग ग्रुप कहाँ पर है? लीविंग ग्रुप है आउटवर्ड द प्लेन। लीविंग ग्रुप कहाँ है? आउटवर्ड द प्लेन है। और यदि लिविंग ग्रुप आउटवर्ड द प्लेन है, इसका मतलब बीटा एच मस्ट प्रेजेंट कहाँ पर? इनवर्ड द प्लेन। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने अभी अभी तो याद किया है E2 एलिमिनेशन ऑलवेज कैसा एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन होता है। तो ये थ्योरी यदि हमें याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो गया ये अल्फा। यहाँ पर ये वाला एक कार्बन है, इसको हम बीटा 1 बोल लेते हैं, और एक कार्बन ये वाला है एडजेसेंट, इसको हम बीटा 2 बोल लेते हैं। अब यहाँ का H देखो, बीटा H ये कहाँ पर है? आउटवर्ड द प्लेन। और आउटवर्ड द प्लेन चलेगा क्या? नहीं, इनवर्ड द प्लेन लिखा है ना यहाँ पर। और यहाँ का H कहाँ पर है? इनवर्ड द प्लेन। मतलब हो गया डिसाइड, ये वाला H निकाला जाएगा, ये वाला H नहीं। इसका मतलब अल्फा और बीटा 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो देखो हमने डबल बॉन्ड कहाँ पर लगाया? ये अल्फा था, और ये वाला जो पोजीशन था ये बीटा 2 पोजीशन था। और चूंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है, तो वो प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर हो गया है, इसलिए इस तरीके से हमने लिखा कि ET जो है वो ऑन द प्लेन आ जाएगा। अब जरा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब यदि मैं देखूं कि ये हॉफमैन प्रोडक्ट बना है कि ZF प्रोडक्ट, तो एक बार दूसरा एल्कीन इमेजिन करते हैं। यदि हम अल्फा और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड लगाते ना, तो नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा होते। नंबर ऑफ अल्फा H 3 + 2 + 1 मतलब 6 अल्फा H होते, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो अल्फा H कितना है? 1 + 2 + 2 मतलब 5 अल्फा H। तो एंटी एलिमिनेशन के कारण यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना है? एंटी एलिमिनेशन के कारण यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट ही बना है। लेकिन यहाँ पर हॉफमैन ZF का सेंस नहीं बनता, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट एक ही है। हॉफमैन और ZF तब डिफाइंड होते हैं जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हो, तब तो हम रिएक्शन को रिड्यूस सेलेक्टिव बोलेंगे। जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तब ये रिएक्शन एक्सट्रीम डिफिकल्ट हो जाएगा यदि मैं क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ये लिख देता तो। इसमें देखो जरा क्या है, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का इंफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर Cl क्या है? पहले तो मैं याद दिला दूं कि हमने जब साइक्लोहेक्सेन में लिखा था तो ये क्या लिखते थे? अप, इसको हम लिखते थे डाउन, याद है ना? ऐसे लिखते थे अप डाउन ऐसे। अप का मतलब होता था आउटवर्ड द प्लेन, और डाउन का मतलब होता था क्या? इनवर्ड द प्लेन, ऐसे लिखते थे हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने सबसे पहले Cl को देखा, अब Cl कहाँ है? आउटवर्ड द प्लेन। तो हमें Cl वाले कार्बन पे Cl को कहाँ लिखना पड़ेगा? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? तो मैंने इक्वेटोरियल पे लिखा। क्यों? ये डाउन का मतलब इनवर्ड द प्लेन, तो Cl हुआ ना आउटवर्ड द प्लेन। तो यहाँ पर Cl देखो क्या है? ये वाला Cl है आउटवर्ड द प्लेन।
यहाँ का H आउटवर्ड द प्लेन है, दिख रहा है, और यहाँ का H देखोगे तो ET आउटवर्ड द प्लेन है, H कहाँ पर रहेगा, H इनवर्ड द प्लेन रहेगा। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वेरी डिफिकल्ट। तो यदि ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट दिखते हैं। हालांकि हमने प्रैक्टिस की है, हमसे बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार तो बताना ज़रूरी था, ठीक है। और यदि हम क्वेश्चंस में बात करें एंटी एलिमिनेशन को लेकर, तो हमने 3 कंपाउंड लिए और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पता करने हैं कि हम एक साथ कितने पाई बॉन्ड बना सकते हैं। और एलिमिनेशन होगा मतलब मुझे क्या करना है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन करना है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब मुझे -HCl ही करना है, मैं Cl2 नहीं हटाना चाह रहा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -HCl करूँगा, कितने पॉसिबल डबल बॉन्ड लगेंगे। कैसे क्वेश्चन ट्राई करना है, तो एक काम करते हैं, हम तीनों स्ट्रक्चर को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला था, और इसको मैंने किस तरीके से लिखा, इस तरीके से। क्यों, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी है ना, और यदि Cl इनवर्ड द प्लेन है तो H कहाँ रहेगा, आउटवर्ड द प्लेन, और यदि Cl आउटवर्ड द प्लेन है तो H कहाँ रहेगा, इनवर्ड द प्लेन। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये। अब मुझे एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन यदि मैं करूँगा तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर यदि मैं ये वाला Cl देखूँ, ये कहाँ पर है, आउट इनवर्ड द प्लेन, तो ये वाला जो H है ये भी इनवर्ड द प्लेन है। इसका मतलब यहाँ पर कभी भी एलिमिनेशन नहीं हो सकता, E2 एलिमिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर। अब लेकिन यदि मैं ये वाले Cl के कंपैरिजन में ये वाला H देखूं, तो ये इनवर्ड द प्लेन है, ये वाला H आउटवर्ड द प्लेन है, मतलब एलिमिनेशन में यहाँ करके डबल बॉन्ड तो लगा सकता हूँ ना, लगा सकता हूँ। फिर और आगे बात कर लेते हैं। और यदि आगे बात करूँ तो ये वाला Cl और ये वाला H देखो, ये वाला Cl और ये वाला H, ये भी तो अपोजिट साइड है ना, और यदि ये अपोजिट साइड है मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ सकता है। फिर कॉर्नर्स पे बात करें, यहाँ का Cl इस वाले H के साथ नहीं निकल सकता, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, तो यहाँ क्रॉस लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। अब ये वाला Cl जो है इस वाले H के साथ एलिमिनेशन कर सकता है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि अपोजिट साइड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। फिर फाइनली आए हम किस पर, इस वाले पर आते हैं। यहाँ का Cl देखो आउटवर्ड द प्लेन, यहाँ का Cl देखो इनवर्ड द प्लेन, मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगेगा ऐसा। तो 4 जगह पे मैं डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, एलिमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन मुझे मालूम है कि रिंग में कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैं मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, मैक्सिमम 2 ही डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, इसमें 2 ही डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ डिहाइड्रोहेलोजनेशन के बाद, ठीक है। और एग्जाम्पल सेकेंड स्ट्रक्चर में देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिखा, मैंने पहले भी बोला कि यदि Cl इनवर्ड द प्लेन लिखा है तो H आउटवर्ड द प्लेन होगा, और यदि Cl आउटवर्ड द प्लेन लिखा है तो H इनवर्ड द प्लेन होगा। और यहाँ पर यदि ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये वाला Cl इनवर्ड द प्लेन है, तो देखो ये दोनों H इनवर्ड द प्लेन है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, ना यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, ना यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। और यदि आगे बात करें तो यहाँ का Cl देखो आउटवर्ड द प्लेन है, तो यहाँ का भी आउटवर्ड द प्लेन है, यहाँ का भी आउटवर्ड द प्लेन है, मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं सारे देखो, ये वाला Cl देखो और ये वाला H देखो, दोनों इनवर्ड द प्लेन है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। यहाँ का Cl आउटवर्ड द प्लेन, यहाँ का H आउटवर्ड द प्लेन, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। इसका मतलब कितने डबल बॉन्ड, मैक्सिमम 0, मतलब यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा ही नहीं, E2 एलिमिनेशन नहीं हो सकता, यहाँ पर 0 डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसी तरीके से हमने H भी लिखा है, यहाँ कर Cl और H ये एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ का Cl और ये H ये एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ का Cl और यहाँ का H ये एलिमिनेशन हो जाएगा। और अल्टरनेट ही लगेंगे, क्योंकि रिंग में हम लगातार डबल बॉन्ड तो नहीं लगा सकते, इसलिए मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 3 डबल बॉन्ड तुम इसमें लगा सकते हो, 3 पाई बॉन्ड इसमें लगा सकते हैं। तो एंटी एलिमिनेशन समझने के लिए हम इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, इसके लिए हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एंटी एलिमिनेशन हो गया, E2 एलिमिनेशन इस तरीके से होता है। फिर और याद रखने लायक बात क्या थी, एंटी एलिमिनेशन के अलावा E2 मैकेनिज्म में कि सेट जेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो उसके लिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वापस से रिएजेंट वही है, बार बार यूज़ होगा, तो याद भी हो जाएगा कि अल्कोहलिक क्यूएस से हम E2 एलिमिनेशन करते हैं। और यहाँ पर यदि E2 एलिमिनेशन होगा तो ये क्या करेगा, E2 एलिमिनेशन है, -HCl करना पड़ेगा, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा पोजीशन 2 हैं, ये β1 और ये वाला कार्बन हम लिख लेते हैं β2। तो डबल बॉन्ड या तो अल्फ़ा β1 के बीच में लगेगा या अल्फ़ा β2 के बीच में लगेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, सेट जेफ प्रोडक्ट,
और मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन कैसे देखा होगा मैंने नंबर ऑफ अल्फा एच 6 देखकर ये बोला। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा एच कम है, इसका स्टेबिलिटी कम है, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट। और E2 एलिमिनेशन हमेशा कौन सा बनाते हैं, मेजर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, सेट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है कि नहीं? और यदि डिटेल में यदि हम बात करें तो देखो, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, पॉसिबल एल्कीन यदि बोलें तो ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन, ये दो बनेंगे। और हम पहले भी E2 एलिमिनेशन में ये बातें कर चुके हैं कि ट्रांस टू ब्यूटीन का अमाउंट सिस टू ब्यूटीन से ज़्यादा रहेगा और सिस टू ब्यूटीन का अमाउंट 1 ब्यूटीन से ज़्यादा रहेगा। तो हम टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, टोटल 3 एल्कीन बनेगा यहाँ पर। और उनमें से मेजर प्रोडक्ट यदि लिखना हुआ तो हम मेजर प्रोडक्ट कौन सा लिखेंगे, हम ट्रांस टू ब्यूटीन लिखेंगे। ये E2 एलिमिनेशन है। फिर E2 एलिमिनेशन में हमने ये बात भी बोली, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए बोला, और उसमें हमने ये बोला कि यदि बल्कि बेस रहेगा तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यदि याद नहीं आया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाएगा। तो यदि बल्कि बेस है तो यहाँ पर हमें याद आना चाहिए कि बल्कि बेस है। और यदि बल्कि बेस है तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैकेनिज्म में देख लेना, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये जो सेट जे प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें E2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज़ करने होते हैं। और यदि क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करें हम तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। और इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो यहाँ पर नंबर 5 में हमें एल्कोहलिक QH लिया है, और एल्कोहलिक QH क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। इतने सारे क्वेश्चन में हमने यही किया है, तो हमें करना तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही है। लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन इस बात का है कि यहाँ पर जब हम बीटा कार्बन देखेंगे ना, भाई देखो ये तो हो गया अल्फा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये वाला हो गया बीटा। अब बीटा ये तो कंफर्म है कि अल्फा से Cl जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए अल्फा से Cl जाएगा ये कंफर्म है, लेकिन बीटा पोजीशन से H भी जा सकता है और D भी जा सकता है। क्या दोनों से प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल। यदि H हटाया ना हमने बीटा से तो जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बनेगा, उसमें D रहेगा, ड्यूटेरियम रहेगा। और यदि मैंने D रिमूव कर दिया ना तो बनने वाले एल्कीन में ड्यूटेरियम नहीं रहेगा। अब इनमें से मेजर माइनर प्रोडक्ट कैसे बताएं? तो ये मैकेनिज्म बेस्ड नहीं है, ये जनरल नॉलेज से करना पड़ेगा हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ से देखना पड़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पर भी पहले बताया है। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में से कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। मतलब ये वाला जो D का रिमूवल है ये थोड़ा कैसा रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा H के कंपैरिजन में। इसलिए मेजर प्रोडक्ट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, D वाला एल्कीन मुझे मेजर प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं कि भाई आइसोटोप लेने पर यदि रेट चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लियर है इस तरीके से? लेकिन इसमें मैकेनिज्म का कोई रूल नहीं था, तो एलिमिनेशन के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, वो तो मैकेनिज्म पढ़ते टाइम हमें लगता है कि वो शायद डिफिकल्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कोहलिक QH है। एल्कोहलिक QH क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सारे क्वेश्चन में हमने वही किया है, तो माइनस HCl होगा, ये कन्फर्म है। तो क्वेश्चन में वैरायटी क्या है? क्वेश्चन में वैरायटी ये है कि अल्फ़ा बीटा में ऐसा मानूँ, मतलब ये वाला Cl यदि हटाऊंगा लिविंग ग्रुप तो ये वाला H हटेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अल्फ़ा इधर मान के ये वाले Cl को और ये वाले H को हटाऊँ, बीटा इसको मान लूँ, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्या दोनों में प्रोडक्ट में फ़र्क आएगा? बिल्कुल फ़र्क आएगा। इस वाले में तो दोनों Cl एक कार्बन पर रहेंगे और एल्कीन बनेगा ऐसा, और यहाँ पर हर कार्बन पर एक Cl आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। अब मेजर माइनर कैसे डिसाइड करें? तो मैकेनिज्म बेस्ड भी आ जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ से देखो, यहाँ पर ये जो Cl है ये माइनस आई इफेक्ट के कारण कैसा है, EWG, और ज़्यादा EWG के कारण ये वाला H जो रहेगा ना, ये वाला H रहेगा मोर एसिडिक, इस H का रिमूवल ईजी रहेगा। इसका मतलब ये वाला रहेगा मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, एक बार मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म कैसा रहेगा? तो इसका मैकेनिज्म होगा E1CB मैकेनिज्म। E1CB मैकेनिज्म क्यों होगा? क्योंकि जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के कॉन्जुगेशन के कारण। तो ये वाला माइनस जो है वो क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होगा, उसके कारण बनने वाला कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा। इसलिए यहाँ पर मैकेनिज्म हमने क्या लिखा, E1CB मैकेनिज्म लिखा है। मतलब क्लियर बात है कि हम क्वेश्चन करते करते E1CB मैकेनिज्म के क्वेश्चंस पर आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करें
तो कंपटीशन देखो E1 का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। E1 तो हम केवल कहाँ कर रहे हैं, E1 हम केवल कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आएगा और कहीं हमें मिलेगा भी नहीं। ठीक, नंबर 7 में यदि बात करें तो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन में मुझे पहले से पता है कि फ्लोरीन का केस स्पेशल केस है, और फ्लोरीन यदि रहेगा तो हमें मैकेनिज्म कौन सा करना पड़ेगा, E1CB मैकेनिज्म करना पड़ेगा। और E1CB मैकेनिज्म में बीटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किसी एक को 1 किसी एक को 2 बोल देता हूँ, बात करने में आसानी हो जाएगी। तो यदि बीटा 1 पे माइनस आएगा तो ऐसा बनेगा, बीटा 2 पे माइनस आएगा तो ऐसा बनेगा, और मोर स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल है ये। और इसके मोर स्टेबल होने का रीज़न, ये माइनस रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, इसलिए यहाँ पर जो E1CB मैकेनिज्म होगा ना, उसका प्रोडक्ट ज़रा ध्यान से देखना, उसका प्रोडक्ट सेटजेफ प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, याद कर लेते हैं कि E1CB मैकेनिज्म में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाता ना, नहीं हो जाता गलत। ठीक, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, E1CB मैकेनिज्म में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं होता, मेजर प्रोडक्ट हम मोर स्टेबल कार्बोनाइन से बनाते हैं, हमने यही किया था। और कार्बोनाइन कहाँ बनता है, बीटा पोजीशन पे कार्बोनाइन बनता है। E1CB के और क्वेश्चन देखें तो सबसे फेवरेबल कंडीशन तो ये है कि बीटा पोजीशन पे यदि स्ट्रॉन्ग EWG रहेगा जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता हो एनाइन को, तो वो E1CB के लिए बेस्ट फेवरेबल कंडीशन है। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो मैकेनिज्म, नो डाउट मैकेनिज्म कौन सा होने वाला है, E1CB। और पहचाना कैसे, ये जो बीटा पोजीशन है इस पे EWG प्रेजेंट है ना, रेजोनेंस वाला, तो जब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा ना ऐसे, फिर O माइनस बनेगा, O माइनस का इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप हटा दिया जाएगा, आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मैकेनिज्म E1CB में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो E1 मैकेनिज्म में क्वेश्चन इस तरीके से ट्राई करने होते हैं। E1CB मैकेनिज्म के बाद हम आते हैं पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर पे, मतलब EI मैकेनिज्म पे आते हैं। देखो ये बहुत रेयर क्वेश्चन हैं, EI मैकेनिज्म हमने पढ़ा ज़रूर लेकिन ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं। ईस्टर है, हीट है, तो मैकेनिज्म हमें क्या मालूम है, EI मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा। ये लिविंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहचाना तो ये अल्फ़ा हो गया। अब बीटा पोजीशन पहचान लो, ये 1 लिख देते हैं, इस बीटा पोजीशन को बीटा 2 लिख देते हैं, और इसको हम बीटा 3 लिख देते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट 3 है, अल्फ़ा बीटा 1, अल्फ़ा बीटा 2 या अल्फ़ा बीटा 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगाएं। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा लगाएं, मेजर प्रोडक्ट हम ये वाला बताएंगे, मेजर प्रोडक्ट ये है। क्यों, क्योंकि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कैसे मालूम चला, अल्फ़ा एच काउंट किया, अल्फ़ा पोजीशन कहाँ है, डबल बॉन्ड के लिए अल्फ़ा यहाँ है, और यहाँ पर टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 10 अल्फ़ा एच, 3 + 3 6 एंड 4 10। यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन ये है, और यहाँ पर अल्फ़ा एच कितना है, 3 अल्फ़ा एच। यहाँ पर अल्फ़ा एच यदि काउंट करेंगे तो अल्फ़ा एच कितना है, 2 + 1 3 और 3 6 अल्फ़ा एच है। इसलिए यहाँ का आंसर हमें क्या लिखना पड़ेगा, आंसर हमें ये लिखना पड़ेगा। इस तरीके से EI मैकेनिज्म भी आसान है, केवल उन पॉइंट्स को यूज़ होता हुआ देखो जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमने बोला कि इनको याद रखने से क्वेश्चन हो जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन तो लिख रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन उसी से तो हो रहे हैं, उन्हीं पॉइंट से तो हो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ईस्टर लिखा हुआ है, ईस्टर लिखा हुआ है मतलब पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, मतलब EI मैकेनिज्म है। और क्या करना है, अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, तो अल्फ़ा हो गया ये, बीटा पोजीशन लिखना पड़ेगा, बीटा पोजीशन हो गया ये, और क्या करना होता है एलिमिनेशन में, अल्फ़ा से लिविंग ग्रुप, बीटा से एच हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा के आंसर लिखा हुआ है। तो EI मैकेनिज्म भी ईजी है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे डिफ़िकल्ट हो सकता है E1 मैकेनिज्म, क्योंकि हमें उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। ठीक, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, वो ज़रूर देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मुझे मालूम है कि H+OH को रिमूव कर देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन। तो यदि मैं पूरा मैकेनिज्म एक बार लिख कर बताऊँ, वैसे मैंने E1 में ये मैकेनिज्म लिया था, तो यहाँ पर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट में कौन सा शिफ्ट कराया था पहले भी हमने, मिथाइल शिफ्ट होगा, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद कार्बोकैटाइन बनेगा ऐसा, कार्बोकैटाइन बन गया ये। अब कार्बोकैटाइन बनने के बाद हमें पॉसिबल एल्कीन लिखना पड़ेगा, और पॉसिबल एल्कीन एडजेसेंट पोजीशन से मुझे H रिमूव करके मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर एक ये एल्कीन पॉसिबल है और एक एल्कीन पॉसिबल है ये, और हम आंसर मेजर प्रोडक्ट किसको लिख कर आते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, हम ये लिख कर आते हैं। ठीक, और मैं क्लियर बोल रहा हूँ,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, मैं उसका वीडियो का लिंक भी अटैच कर दूंगा। हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी देखा है, हमने रिंग एक्सपेंशन भी देखा है, बहुत सारे वेरिएशन। वो क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए एलिमिनेशन के, लेकिन हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए वो क्वेश्चन तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे, ठीक है ना। तो उनको एक बार देखना तो है, ज़रूर देखना पड़ेगा उसको। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन में मुझे जो क्वेश्चन लगा ना, वो मुझे क्वेश्चन लगा ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, और मैकेनिज्म मैंने बोला था कि यहाँ का मैकेनिज्म होगा E2 मैकेनिज्म। लेकिन जब हमने इसका प्रोडक्ट लिखा हुआ देखा था, E2 मैकेनिज्म वाला वीडियो जरूर देखना, यहाँ पर बनेगा ये वाला आंसर बना रीअरेंजमेंट के बाद, जबकि E2 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट क्यों हो गया, E2 मैकेनिज्म वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर हमने इसका मैकेनिज्म लिखा है कि सबसे पहले E2 एलिमिनेशन से जो एल्कीन बनेगा वो इनिशियल एल्कीन है, और इनिशियल एल्कीन बनने के बाद ये जो H+ है ना, उस एल्कीन से रिएक्ट करेगा, और जब जो कार्बोकैटाइन बनेगा ना, वो रीअरेंज होके ऐसा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद नहीं रखा तो या तो हम मैकेनिज्म ही गलत लिख देंगे, या तो हम प्रोडक्ट गलत बना के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनल कंक्लूजन्स पर आए तो हमने एलिमिनेशन कैसा पढ़ लिया, हमने एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन पढ़ लिया। 1-2 का मतलब है अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमने पढ़ा। भाई लिविंग ग्रुप वाले कार्बन को अल्फा और H वाले को बीटा बोल रहे थे ना, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमने पढ़ लिया। उसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म। अल्फा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीटा लिखना मतलब अल्फा तो अंडरस्टूड हुआ ना, अल्फा डिफाइन करने के बाद ही तो बीटा डिफाइन होगा। और इसमें हमने 4 मैकेनिज्म पढ़ लिया, E2, E1, E1CB और EI। ये इन सब में क्या बना, सब में एल्कीन बना। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे का डिस्कशन है ये 1-1 एलिमिनेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। मतलब लिविंग ग्रुप और H एक ही कार्बन से जाएगा, और इसमें जो बन रहा है वो ध्यान से देखो, वो नए वीडियो का हेडिंग बनेगा कार्बीन। ये हमारे सिलेबस का इंटरमीडिएट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या, कार्बीन। ठीक, तब तक आप E1, E2, E1CB, EI मैकेनिज्म ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हमने क्या बोला कि आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के वीडियो को देखना है, क्योंकि वो सारे के सारे एलिमिनेशन के क्वेश्चन ही होते हैं। क्लियर। थैंक यू।